ऑल राइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। द भूत शो की एक और लेटेस्ट स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, माशाल्लाह। आपकी पिछली वाली स्टोरी बहुत अच्छी चली है, लोगों ने बहुत पसंद किया है माशाल्लाह। तो आपके साथ जो इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं उनको लोग लाइक भी कर रहे होते हैं ना। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ भी है डॉक्टर साहब जो मैंने महसूस किया है, लोगों को नया कंटेंट चाहिए ना। तो वो ये समझ रहे होते हैं कि ये कंटेंट बना रहे हैं, ये कर भाई हमारे पास ऐसे हम लोग कोई कंटेंट बना नहीं रहे। ये वो इंसिडेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं, आप ही लोगों की कुछ स्टोरीज होती हैं वो शेयर करते हैं, और साथ में डॉक्टर साहब के साथ जो रियल इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं वो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अब आप लोग जब हमारी पुरानी स्टोरीज में जाएंगे, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर साहब के साथ ये किस तरह चीज़ें जुड़ी हैं, क्या हुआ है। और तकरीबन मेरे ख्याल से 6 साल की उम्र से डॉक्टर साहब आपके साथ हो रही है ना। 6 साल की उम्र से। तो ये भी बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा आपका एक लिविंग रिलेशनशिप में आप गुजार रहे हो। जी। अच्छा, एक और मज़े की बात बताता हूँ। मेरे नज़रों के सामने से यूट्यूब पर एक किसी का व्लॉग गुजरा। वो भी शायद हॉरर स्टोरीज करते हैं। अब वो कौन था, शायद अजलान था या कोई और था। तो वो टैग जो लगा हुआ था या कोई और था, शायद साइमा हेवन के पीछे के कब्रिस्तान का। तो मैं आपको बताता चलूँ कि साइमा हेवन जो कराची में है, गुलशन इकबाल में है, उसका जो बैक साइड है, जो कब्रिस्तान है बैक साइड पे, वही वो कब्रिस्तान है जो मेरी खिड़की से नज़र आता है। ये वही कब्रिस्तान है जिसको लेके लोग अब स्टोरीज बना रहे हैं और स्टोरीज शेयर कर रहे हैं जो उस एरिया के हैं या जो वहाँ जाते हैं। स्पेशली मैं पिछले तकरीबन कोई 9 साल से, 8 साल से या 9 साल से उस कब्रिस्तान के मज़े झेल रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे रूम के एक रूम है मेरा, उसकी खिड़की है, उसके बिल्कुल बाहर वो कब्रिस्तान खुलता है। मैं साइमा हेवन में तो नहीं रहता, मैं कहीं और रहता हूँ, लेकिन उसके अपोजिट लेकिन जो खिड़की खुलती है वो जो है उस कब्रिस्तान में खुलती है। अच्छा, गालिबन डॉक्टर साहब, सॉरी आपकी बात भी शायद काट रहा हूँ, तो ये जो स्टोरीज आप द भूत शो पर, पहले आशी डेली व्लॉग्स पर आप शेयर कर रहे थे स्टोरीज, उनमें से 90% एक बहुत बड़ा रेशियो बता रहा हूँ मैं, जो हमारे अभी यूट्यूबर्स जो नए आ रहे हैं, हमारे दोस्त, वो आप ही की स्टोरीज पर वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और उसके मज़े ले रहे हैं। लेकिन मकसद ये है कि व्हाट आई सजेस्ट कि अगर मैं भी आशी डेली व्लॉग्स पर मैं रील्स बनाता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं एक लुकमा छोड़ देता हूँ कि भाई ये हम इस चीज़ से इंस्पायर हुए हैं ना। पता चल रहा होता है, हम वहाँ पे कुछ ना कुछ एक चीज़ छोड़ देते हैं तो पता चले कि भाई जो एक्चुअल कंटेंट क्रिएटर है उसको उसका इस चीज़ से कुछ बेनिफिट मिले। कंटेंट क्या क्रिएट करना, जिंदगी में एक अजीब ही चीज़ क्रिएट हुई है ना। एक 6 साल के बच्चे के साथ जब इंसिडेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, कब्र में गिरता है और उसके बाद उसके साथ चीज़ें जुड़ना शुरू हो जाती हैं, तो बेसिकली वो कंटेंट क्रिएट नहीं होता, वो लाइफ का सबसे मुश्किल तरीन पार्ट क्रिएट होता है जो आप सारी ज़िंदगी जिसको भुगतते हो। काफ़ी लोग नहीं झेल सकते, काफ़ी लोग झेल जाते हैं, काफ़ी लोगों के लिए बड़ा कर्ज होता है, काफ़ी लोगों के लिए बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। और अल्लाह माफ़ करे जिनके साथ, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना करे किसी के साथ इन चीज़ों के साथ कोई पाला पड़े। लेकिन बहुत सारी स्टोरीज़ में अगर आप देखेंगे, मैं डॉक्टर साहब के साथ हमारा वो आपस में क्रॉस क्वेश्चन चल रहे होते हैं, तो मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन अल्लाह माफ़ करे जब वो किसी के ऊपर गुजरती है तो वो उस चीज़ को एहसास करता है। आशी, वो एक किस्सा है छोटा सा। वो ये है कि जब हमने ये आशी डेली व्लॉग स्टार्ट किया था, क्योंकि जिन स्टोरीज तो यहाँ से स्टार्ट की थी हमने, तो आहिस्ता आहिस्ता जब व्यूअरशिप बढ़ी थी और लोगों ने देखना शुरू किया था, तो मेरे पास अलग अलग केसेस आना स्टार्ट हो गए थे कि जी हमारे साथ ये इश्यूज़ हैं, हमारे साथ ये मसले हैं। करते 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 एक केस मेरे पास बड़ा अजीब आया। वो केस ऐसा था कि कराची का ही केस था, और एक लड़के ने मुझे कॉल की थी कि काशिफ भाई यार, वो मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी है, तो मेहरबानी करके आप
आके देख लें, क्योंकि हम डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं सबको और जो है वो दवाओं से कोई काम नहीं बन रहा। लैब टेस्ट सारे नॉर्मल है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जी कुछ नहीं है। हम जब भी घर में तिलावत करते हैं या कोई सूरत चलाते हैं, कोई कुरान पाक की कोई आयत चलती है, कोई पढ़ता है, तो उनकी तबीयत मजीद बिगड़ना शुरू हो जाती है। खैर उसकी ये बात सुन के ना मुझे बड़ा हुआ कि यार, मैंने तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि अगर कोई नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जो शैतानी चीज़ें होती हैं, वो कुरान पाक के सामने नहीं टिकती और वो तकलीफ़ देती हैं फिर आपको। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी यार, चलो मैं आपके पास आ जाऊँगा और हम मिल बैठेंगे और फिर देख लूँगा जो भी है। खैर मैं, तुम्हें पता है कि बहुत कम मिलना जुलना इस तरह से, तो मेरा कितना अच्छा दोस्त है, मैं तेरे पास भी हफ्ता इतवार किस तरह से आता हूँ तुझे पता है। तो मैं जनाब उसके पास एक प्रोग्राम रखे, एक रात को चला गया मैं। तो एक अच्छा मज़े की बात, उनका जो घर था वो डबल स्टोरी था और एक छोटे से प्लॉट पर बना हुआ था। उसमें नीचे 3 कमरे थे, ऊपर एक पूरा सहन था और सहन के कोने पर एक छोटा कमरा था। उस कमरे के अंदर से एक सीढ़ी निकल रही थी जो कि ऊपर एक और छोटा कमरा, उससे भी छोटा कमरा था। उन्होंने अपने फादर को छत पर जो छोटा कमरा था जिसमें से सीढ़ी निकल रही थी उस छत पे रखा हुआ था, क्योंकि वो कभी कभी बहुत अजीबोगरीब हरकतें कर देता था। मैं गया इनके घर पे अव्वल जब मैं गया तो मुझे बाहर से ही एक अजीब सी गंदी सी, जैसे गोबर की और इस तरह की स्मेल होती है ना, गंद गलाजत की स्मेल मुझे आना शुरू हो गई। तो मैं समझ गया कि यार कुछ गंदा है, कुछ अच्छा नहीं है। ये इस तरह का स्मेल का आना ना, मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। खैर मैं जनाब गया, उन्होंने मुझे बिठाया एक कमरे में, उस पर पर इतनी ज़्यादा वो तो थे नहीं, बस जो नॉर्मल जिस तरह के लोग होते हैं, पुराने स्टाइल के वो सोफ़ा पड़े हुए थे और एक शीशे की टेबल पड़ी हुई थी। तो मैं बैठ गया वहाँ पर। अच्छा बैठा तो मुझे जो है वो उस घर में से एक अजीब नेगेटिव वाइब आना स्टार्ट हो गई। अब ऐसी कोई जगह होती है ना, मेरा दम घुटता है और मुझे खांसी का अटैक पड़ता है, मुझे जो है सांस लेने में तकलीफ होती है अगर किसी ऐसी जगह पर मैं होता हूँ तो वो आया लड़का, उसने बिठाया मुझे, काशी भाई बैठे बैठे मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। आशी वो बंदा मेरे लिए पानी ले आया, उसने पानी लाके टेबल पर रखा। अब पानी मुझे जो है वो इंतहाई गंदा और कीचड़ वाला, मडी वाटर, वैसी फीलिंग आ रही है। मैं उस लड़के की शक्ल देख रहा हूँ कि यार ये अजीब आदमी है, इसको इतना नहीं कि चलो पानी मांगा है तो ये तो क्या लेके आया। पहले मेरे माइंड में पता नहीं कोई मशरूब है क्या है, लेकिन वो तो देखने में ही गंदा गलाजत। मैंने गिलास उठाया तो उसकी स्मेल मुझे नौजिया होने लगी और कहीं आने लगी। मैंने गिलास रख दिया, मैंने कहा ये क्या लाए हो यार? लगा काश भाई पानी लाए हो। मैंने कहा यार पानी तुम लोग ऐसा पीते हो घर पे? मुझे तो सूंघ गई। उसने बोला काशी भाई बोतल से निकाला है ताज़ा पानी, हम भी यही पीते। उसने उठाया और वो पी गया। मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, यार ये इतना गलाजत वाला पानी कैसे पी गया? मैंने कहा अच्छा छोड़ यार छोड़। अब मेरे माइंड में चीज़ें उस तरह की स्टार्ट हो गई चलना कि भाई यहाँ पर कुछ ख़राब नहीं है, यहाँ पर बहुत कुछ ख़राब है। खैर अब मैं आ तो गया हूँ, अब मुझे वो कहते हैं ना फंसते के बाद फुदकना कैसा, फंस गया हूँ तो इज्जत से बैठ, खामोशी से बैठ। मैंने कहा यार तू ना एक काम कर, एक और पानी का गिलास ले आ। वो पूरी बोतल लेकर आया। आशी बोतल में पानी, प्लास्टिक की बोतल में पानी साफ नज़र आ रहा है, सही है। गिलास में निकाल रहा हूँ तो अब उसका कलर ही चेंज, अजीब व गरीब कलर का, कोई स्मेल नहीं, लेकिन पानी सही नहीं। मैंने कहा यहाँ इसका मतलब इस घर की कोई चीज़ मुझे खानी या पीनी नहीं है। मैंने पानी उधर ही रखा। मैंने कहा यार मैं पानी बाद में पीता हूँ, मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारा फादर का है, मुझे जो है वो अपने फादर से मिलवाओ। हाँ काशी भाई चलते हैं।
ये कह के उसने अपने घर के जो थे औरतें उनको साइड पे किया। वो एक छोटा सा लाइक यूँ समझो घर के अंदर से ही, जिसे हम बरांडा भी कहते हैं, छोटा सा एक एरिया था, उसमें से सीढ़ियाँ जा रही थी जो लोहे की सीढ़ियाँ थी। लोहे की चादर बिछी हुई होती है ना, तो आप चलो तो आवाज़ आती है लोहे की चादर की, उस तरह से। तो पतली सी सीढ़ियाँ, मैं ऊपर गया, वो ऊपर सहन में सीढ़ियाँ खुली। सहन देखा तो रात हो चुकी थी, धूप अंधेरा। एक छोटा सा कमरा था, उसमें से एक पीले कलर की रोशनी आ रही थी, जिस तरह से पीला बल्ब होता था ना 400 वाट का, और इस तरह के 200 वाट का ये बल्ब होते थे, वो जल रहा था। तो वो बल्ब कौन जलाता है भाई इतनी महंगाई के दौर में, जहाँ पे एलईडीज आ गई और चीजें आ गई, एक तो गरीब नॉर्मल। खैर, वो मुझे उस दरवाजे की तरफ लेकर जा रहा था। छोटा प्लॉट था। आशी, मैं अपने कदम नहीं उठा पा रहा था उस दरवाजे की तरफ। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है ना, कि तुम्हें नहीं जाना, या फोर्सफुली। तुमने देखा है कि हम किसी बड़े सहरा में हो या बड़े खुले एरिया में हो और शदीद हवा का प्रेशर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो हमें चलने में दिक्कत होती, थोड़ा पोस्चर बेंड होता है और इस तरह से। वहाँ कोई हवा नहीं थी, कुछ नहीं, लेकिन एक ऐसी एनर्जी थी मेरे सामने जो मुझे पीछे धकेल रही थी, और मैं बैंड होके उस एनर्जी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। छत पे वो जो दरवाजे पुराने लकड़ी के होते हैं, वो लकड़ी का पुराना दरवाज़ा था, और उसके अंदर वो लकड़ी के दरवाजों में ना, तुमने गांव कोठों में दरवाजे देखे जो ताक वाले होते हैं, जिनके बीच में सीरें होती हैं, लोहे की चिपटियाँ लगी हुई होती हैं, तो उस तरह का दरवाज़ा था, जिसमें लोहे की चेन की तरह का कुंडा होता है, बाहर से ताला होता है। उन लकीरों में से रोशनी आ रही थी, वो जीरो के बल्ब की, ओ सॉरी, ये पीले बल्ब की। और ऐसा लग रहा था कि कोई कमरे में कंटिन्यू अंदर चल रहा है, क्योंकि अब इतना स्पेस तो लकड़ी के उसमें आ जाता है, कोई अंदर कंटिन्यू चल रहा है। तो मेरे माइंड में आया कि यार, इसका फादर जो है वही अंदर चल फिर रहा है, और रोशनी में उसका शेड अंदर से ऐसे ऐसे मूव हो रहा है। मैं उस तरफ गया तो उन्होंने उस दरवाजे को एक बड़ा सा ताला लगाया हुआ होता है, जो गोल घुमा के खोलते थे ना लोहे, वो वाला ताला, वो ताला लगाया हुआ है। दूसरी बात, मुझे ये देख के बड़ी हैरत हुई कि इन्होंने ये ताला क्यों लगाया हुआ है। भाई, बाप की तबीयत खराब है, कभी भी खराब हो सकती है, तो आपको तो भाग कर जाना होता है। अब जब उसने ताला खोला, मैंने कहा यार तुमने ताला क्यों लगाया हुआ है? कहने लगा काशो भाई, आपको पता नहीं है यार, ये बड़ा मसला है, आप खुद चल के देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, सही है भाई। उसने ताला खोला, दरवाज़ा खोला, तो बाप तो एक टूटे फूटे बिस्तर पे पड़ा हुआ है, लोहे की चारपाई पे, और उसकी जो डोरियां होती हैं वो भी कहीं से उखड़ी हुई, कहीं से टूटी हुई, और बाप की हालत ऐसी जैसे ढांचा, बिल्कुल वीक। चलना तो क्या, वो तो उठ के बैठ नहीं सकता। तो मुझे अंदर से कौन था ऐसा साया जो मुझे चलता फिरता नजर आया। ये बात मेरे माइंड में उस वक्त बैठ गई कि इसके बाप पर कुछ और चीज़ है, कोई और मसला है। मैंने कहा भाई, आपके फादर ये इस तरह से बेड पर कब से हैं? कहने लगा काशू भाई, 1 महीना पूरा हो गया, इन्होंने अपनी आंख तक नहीं खोली, बात नहीं की। हम आते हैं, इनको चमची से कुछ पिलाते हैं, वो ये निगलते हैं और कोई बात नहीं करते, आंखें भी इनकी बंद होती हैं, और फिर हम चले जाते हैं। हमने एक बंदा रखा हुआ है, और सुबह में आता है, उनको साफ वाफ करता है, जिस तरह से वो होते हैं स्वीपर्स टाइप नहीं होते, साफ वाफ पेपर वेम्पर इनका करके वो चला जाता है। फिर वो भी अब मना कर रहा है कि मैं नहीं आऊँगा। सारे दिन में एक बार बंदा जाता है। हाँ, वो भी मना कर रहा है कि मैं अब नहीं आऊँगा। तो उसका बाप बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है। अब जो बंदा 1 महीने का वो बता रहा है उसका बेटा कि बेड पर पड़ा है, ना आँख खोलता है, ना बात करता है, वो मुझे कह रहा है अपने बेटे के लिए कि ये झूठ बोलता है। मैं इसके बेटे की तरफ शक्ल देखता हूँ,
उसका बेटा जो है उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस ही नहीं होते। ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं है। मैंने कहा जी बाबा, कि लगे ये मेरा बेटा ये झूठ बोलता है, जो बहुत झूठा है। अब वो मुझे हैरत से देख रहा है, अजीब व गरीब शक्ल से देख रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये किससे बात कर रहा है। काशु भाई खैर तो है, किससे बात कर रहे हो? मैंने कहा यार तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, तुम्हारा फादर तुम्हें कह रहा है कि तुम झूठ बोलते हो। मेरा इतना बोलने की देर थी, उस लड़के के हाथ पांव सुनना शुरू हो जाता है कि यार ये तो मामला उल्टा हमारे गले ही आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ भाई, कोई मसला है? अगर तुम लोगों का आपसी कोई मसला है, इस तरह की कोई बात है तो मुझे बताओ, क्योंकि मेरी इनसे बात हो रही है, तुम नहीं सुन पा रहे। तो उसने कंफर्म करने के लिए कहा कि अच्छा अगर आपकी काशु भाई इनसे बात हो रही है तो इनसे पूछे कि 2 महीने पहले क्या हुआ था, इस दिन इस तारीख को क्या हुआ था। मैं उसके पास जाके बैठता हूँ। मैंने पूछा बाबा जी बताओ कि इस दिन को 2 महीने पहले क्या हुआ था। बोलता है मेरे इसी बेटे ने मुझे ऊपर से धक्का दिया था। ये सुन के उसकी बात मेरी तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अब जनाब मैं उसको उसके बेटे को बोलता हूँ कि भैया तुमने अपने बाप को धक्का दिया था। अब उसका बेटा थोड़ा सा घबरा जाता है। नहीं काशु भाई, वो अब्बा को ऐसा लगता है, अब्बा तो बीमार थे तो वो मैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो वो सीढ़ियों से गिर गए और इनको ये लगता है कि मैंने इनको धक्का दिया। मैंने कहा लेकिन ये हकीकत है कि ये बात है? बोला हाँ काशु भाई ये बात है, ये बात है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैंने कहा मुझे अपने वालिद के साथ अकेला छोड़ दो। तो ठीक है। ये पहले तो इस चीज़ को बोलता है कि काशु भाई तबीयत सही नहीं है, ये है वो है। मैंने कहा नहीं यार मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे इनसे कुछ बातें करनी है। और बाहर से वही ताला लगा के जाना, ओके, ताला खोलना नहीं। तो ये हैरान हो जाता, बोलता है ये कैसा आदमी है यार कि ऐसा एक माहौल क्रिएट हुआ और उस पर कहता है कि बाहर से ताला लगा के जाना। ताला लगा के जाना। फिर ये बाहर से ताला लगा के नीचे चला जाता है। आशीष के ताले लगाने की देर होती है, वो साया जो मुझे चलता हुआ नजर आता है वो इसका बाप ही होता है। वो उठ के बैठ जाता है। उठ के बैठ जाता है और मुझसे कहता है कि मेरे घर में इस बंदे की जो बीवी है, इसके बेटे की बीवी, उसने मुझ पे काला जादू किया है मेरे बेटे के साथ मिलके। ये मुझे मारना चाहते हैं। मैंने कहा अगर आपको मारना चाहते हैं तो मुझे क्यों बुलाया? इसका मतलब ये है कि आपको मारना नहीं चाहते ना? नहीं, तुम नहीं जानते, ये मुझे मारना चाहते हैं। और मेरे गांव में इतनी ज़मीन है जो कि मैं अपनी बेटी को देना चाहता हूँ। वो बेवा है, उसके यतीम बच्चे हैं, और ये कहता है कि ये घर भी और वो ज़मीन भी मेरे नाम पर हो। तो ये मुझे मारना चाहते हैं, मर जाऊंगा तो इनके नाम ही चली जाएगी, तो मैं ये नहीं चाहता। मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। कहता है ये छोटी सी सीढ़ी जो ऊपर कमरे में जा रही है ना, मतलब वहां पर एक लोहे का संदूक पड़ा है। उस संदूक के नीचे, अब संदूक हैवी है, उसके नीचे इसकी बीवी ने तावीज दबाया है। वो तावीज निकाल के ले आओ, वो तावीज मुझे दे दो तो मेरी जान छूट जाएगी इनसे। अच्छा, इसके बेटे को नहीं पता कि ऊपर कमरे में क्या चल रहा है। उस छोटे से कमरे से ही सीढ़ी ऊपर निकल रही है। मैं ऊपर जाता हूँ, उससे भी छोटा कमरा होता है, जिस तरह से स्टोर होता है, वहाँ पर ये पड़ी हुई होती है एक संदूक कोने में लोहे की, जिस तरह से लोहे की पेटियां हम रखते थे पुराने दौर में, उसमें बिस्तरे डालते थे, ये सारी चीज़ें डालते, उस तरह की। मैं उसको थोड़ा सा जोर लगाता हूँ तो मुझसे उठती नहीं है। अब उसके नीचे से एक लोहे की बड़ी संदूक, उसके नीचे तावीज़ दबा हुआ, तो वो तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, मैं उस बाबा को बोलता हूँ बाबा जी ये तो बहुत भारी है। कह रहा है नहीं, कोशिश करो उठा लोगे। खैर बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेता हूँ और वो हल्की सी उठती हो, थोड़ी सी जिस तरह से ना झाड़ू के तिनके, इस तरह से करके मैं नीचे से उसके
तावीज़ वो निकाल लेता हूँ। आशी जब वो मैं तावीज़ निकालता हूँ उस संदूक के पाए के नीचे से, तो मैं देखता हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान मर्द उस बाप के कमरे में खड़ा हुआ है। अब मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ क्योंकि मैं तावीज़ लेके नीचे उतर रहा हूँ। पहले तो एक बुड्ढा था, अच्छा बुड्ढे की वो चेंज हो गया। बुड्ढा होता ही नहीं है, वो तो एक जवान मर्द खड़ा हुआ होता है वहां पे। मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ। मैं जब तावीज़ लेके, मैंने कहा बाबा जी तुम, बोला तुम्हारे साथ जितनी भी बातें हुई हैं, जो मेरे बेटे ने की हैं, जो मैंने की हैं, सब झूठ है। बोला ना वो मेरा बेटा है, ना मैं उसका बाप हूं। कब्जा है इस जगह पे जिन्नात का, और उसको ये पता था कि तुम मुझे मार दोगे, कुछ भी पढ़ोगे तो, कोई भी पढ़ाइयाँ करोगे तो तुम मुझे मार दोगे, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि वो तुम मुझे अच्छे तरीके से सुन सकते हो, मुझे देख सकते हो और मेरे हिसाब से कर सकते हो। अब इस तावीज़ को, क्योंकि ये तावीज़ जो है इस घर के मालिकान ने दबाया था कि हम सब काबू में रहें, अब ये हमें दे दो और तुम चले जाओ। अब मैं जानूं और ये दूसरे जिन्नात जाने, अब तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं। अब थोड़ी सी मेरी हवा टाइट होना शुरू हुई कि काश वो गलत जगह पे फंस गया। जो मैंने तुम्हें शुरू में बताया ना कि पानी पीना और बदबू आना और बाहर से ही मुझे एक एहसास हो जाना। खैर मैंने उसको बोला भाई देख, मुझे नहीं पता तुम लोगों का क्या मामला है, सही है, मैं जैसे आया हूं वैसे जाऊंगा, तू बिस्तर पे गिर जा जैसे तू गिरा हुआ था। इससे पहले कि तेरे बेटे को इन सारी चीजों की हकीकत का पता चले और मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाए, तो तू लेट जा। बोला तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ नीचे चलता हूँ। अच्छा भाई सही है। आशी, वो सीढ़ियां उतरते उतरते 2 घंटे हो गए। मतलब ऐसा लग रहा था मैं कोई आसमान से उतर रहा हूँ। नेवर एंडिंग स्टेयर्स। हाँ, इतना कि मैं रास्ते में थक के बैठ गया, सांस लिया है, फिर नीचे उतरा हूं, फिर बैठा हूं। कंटिन्यू में वो सीढ़ियां उतरता रहा और जब उस फ्लोर पर पहुंचा, उस फ्लोर पर छोटे से घर में हजारों लोग अजीब व गरीब शक्ल के, कोई किस तरह का, कोई किस तरह का। तो उस वो जो जिसका जो बेटा उसका बन के आया था, वो आके मुझसे कहता है कि तुमने हम सबको एक किस्म से नहीं आजाद कर दिया है। अच्छा, पहले हम कैद में थे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, माने सारी टीम एक ही थी, सब एक ही थे। पहले वाला किस्सा सही था, दूसरे वाला सही था, तीसरे वाला सही था, बुड्ढा सही था, ऊपर तावीज़ सही था। मैंने कहा अच्छा तावीज़ तो मुझे दे दो। तो वो बुड्ढा जो जवान हो जाता है तो तुम क्या करोगे तावीज़ का? मैंने कहा भाई तावीज़ को मैं ले जाऊंगा, जाके पानी में बहा दूंगा, तुम लोगों की जान छूट जाएगी हमेशा के लिए। हाँ ये सही है, ये सही। वो मुझे तावीज़ देता है। क्यों कहते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। ये मुझे तावीज़ देते हैं, मैं उस घर से बाहर निकलता हूँ। घर से बाहर निकलता हूँ, पलट के देखता हूँ तो घर में सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं है। और बाहर जितने भी घर हैं वो सब अंधेरे में। मेरी हालत टाइट हो जाती है। मैं तावीज़ को खोलता हूँ। जब तावीज़ को खोलता हूँ, देखता हूँ तो उस पे क्या लिखा हुआ होता है, उस पे शैतान के नाम लिखे हुए होते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आती कि वो तावीज़ मालकान ने शैतान बुलाने के लिए किया, शैतान को कैद करने के लिए किया, जिन्नात के साथ कुछ करने के लिए किया, लेकिन उस पर शैतान के, इब्लीस के कुछ नाम लिखे हुए और कुछ मंत्र लिखे हुए अजीबोगरीब ज़बान के। मैंने उस तावीज़ को जाके एक जैसे गमला होता है, गमले में मिट्टी में दबा दिया और उसको सूरह बकरा की और सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ के
पानी पे दम करके उसको पानी दिया तो उस तावीज़ में मिट्टी के अंदर आग लग जाती है। वो आग लग के तावीज़ वहीं ख़त्म होता है और मैं वहाँ से निकल के वापस घर आ जाता हूँ। जब घर पहुँचता हूँ तो आशी मेरे घर में उसी तरह के पता नहीं कितने तावीज़ पड़े हुए मिलते हैं मुझे। मैं उन सबको समेट के फिर वही गमले वाला, मैंने गैलरी में अपने अभी भी एक गमला रखा है और उसमें दबा के और उसको पानी देता हूँ तो वो सारे गमले समेत ही जल जाते हैं, लेकिन पौधा वैसा का वैसा ही उसी तरह का ग्रीन, लश ग्रीन वो रहता है। खैर अल्लाह अल्लाह करके ये मामला मुकता है, मुझे फिर वही उल्टियाँ और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। मैं वोमिट करता हूँ तो मेरे अंदर से ऐसा लगता है जैसे कच्चा गोश्त निकल रहा है, जिस तरह गोश्त के लोथड़े निकलते हैं, इस तरह का खून और कच्चा गोश्त और इस तरह से चीज़ें निकल, उंगलियाँ डाल के बहुत वोमिट करता हूँ मैं। उसके बाद नहा वहा के गुस्ल करके अपना जिक्र करके दोबारा मैं सोता हूँ तो ख्वाब में मुझे ये सारे लोग आते हैं कि तुमने हमारी बड़ी मदद की है और हम तुम्हें एक ऐसा ख़ानदान दिखाते हैं जिन्होंने ये हमारे साथ किया हुआ है। मैं बड़ा परेशान होता हूँ। मैंने कहा यार ख्वाब में मैं अब ये क्या चक्कर है यार ये तो बड़ा मुश्किल चक्कर है। खैर तो वो एक ऐसा ख़ानदान होता है जो सिंदूर होता है ना, सिंदूर, उस सिंदूर से पुतले बनाते और उन पर वो सुइयां लगा के और काला जादू करते, और ये सारे जिन उनके काले जादू की वजह से ही कैद में होते हैं। ये जो आखिर उसका क्या सीन क्या था? वो घर बेसिकली जो था वो कुछ ऐसे लोगों का था जो वहाँ के मशहूर काला जादू करते थे। तो जो काला जादू करते हैं वो बेसिकली जिन्नात को, मुवक्किल को कब्जे में करते हैं अपने। जब कब्जे में करते हैं तो वो कब्जे वाले थे सारे, और वो लोग वहाँ से निकल के कहीं और जा चुके होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो जिन कैद होते हैं वो वहीं पे कैद होते हैं। तो बेसिकली उनकी आज़ादी, जश्न आज़ादी थी। तो वो अपना जश्न आज़ादी, लेकिन वो इलाका कौन सा था वो मैं नहीं बता सकता। था कराची में? है कराची, पुराना इलाका है, बहुत पुराना इलाका है कराची का। सारा खंडर इलाका है? नहीं, खंडर नहीं है, खंडर नहीं है, आसपास बहुत रौनक है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा है जो हर वक्त वीराने में रहता है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब आप वहाँ पर पहुँचे थे, जैसे आप कहते हैं आप उतरते वक्त आपको ऐसे लगा किसी चढ़ते जाओ, उतरते जाओ, उतरते जाओ, उतरते जाओ, तो वहाँ पर जब आप पहुँचे तो कमरे के अंदर एक सीढ़ियाँ थी लोहे की, जिसको चढ़ते हुए आप ऊपर गए, ठीक है, और उसके बाद फिर आप उस कमरे में दाखिल हुए जहाँ बल्ब जल रहा था। उसके बाद फिर आप वहीं से एक और सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी। बिल्कुल, वो एक और छोटा कमरा बना उसके अंदर एक और कमरा बना हुआ था, ठीक है। अब वो जो पेटी आप कह रहे हो जिसके नीचे तावीज़ दबा हुआ था, तो वो पेटी उस पे आपने खुद उठाया और उसके नीचे से वो तावीज़ निकाला? वो बहुत हैवी पेटी थी, संदूक था। तो कैसे आपने उसको लिफ्ट किया? और बिल्कुल बिल्कुल लाइक छोटा था। मैंने तुम्हें वही कहा ना कि वो जो तिनका या लकड़ी की पतरी होती है, इतना लिफ्ट किया कि उसके नीचे से वो मार के मैंने वो तावीज़ निकाला। अच्छा, तो वो पूरा लिफ्ट नहीं कर सका मैं उसको। अच्छा, वो जो तावीज़ था वो एक्चुअल में एक होता है ना कि यार तावीज़ अलग अलग चीज़ों पे की जाता है, मतलब किया जाता है। देखो उस पर पेपर पे होता है, उस पर शैतानी नाम लिखे हुए थे। था पेपर? हाँ था, कागजी। नया पेपर था, पुराना पेपर? नहीं, पुराना पेपर था, बहुत पुराना। जिस तरह से मस्टर्ड कलर के पेपर्स होते हैं उस तरह का पेपर था, और उस पर काली स्याही से, इंक से कुछ लिखा हुआ था, जिसमें मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि शैतान के कुछ नाम थे और कुछ नक्श बना हुआ था या खाली नाम लिखे हुए थे? सिर्फ नाम थे, और कुछ मंत्र जिस तरह से होते हैं, मंत्रों की तरह का कौन सी लिखा हुआ था। लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। जो शैतान के नाम थे वो तो प्योरली जिस तरह से अरबिक में या उर्दू में लिखा जाता है वैसे था, लेकिन जो मंत्र थे वो थे तो उर्दू में ही, लाइक जैसे उर्दू की लुगत होती है या अरबिक होती है, लेकिन लिखा हुआ क्या था ये समझ में नहीं आया।
ओके, और उस पे खाली बस नाम वगैरह लिखे हुए थे, बस कोई ये, और कुछ नहीं। उस पे कोई वो होता है ना कि किसी ने रोप किया होता है, किसी ने कोई चीज कराई होती है। एक होता है काला इल्म, गलत तरीके से होता है। एक होता है कि उसके ऊपर कुरानी, अल्लाह माफ करे, लोग कुरानी आयात को भी यूज करते हैं और वो गलत तरीके से भी करते हैं, पॉजिटिवली भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो आपको मतलब उसमें से नेगेटिव वाइब्स आ रहे थे? मुझे नेगेटिव, क्योंकि वो नाम ही ऐसे लिखे हुए थे। अच्छा, फिर आप घर से भागे? मैं घर से भाग गया, फिर से डर गया आप? फिर से डर गया, डरता बहुत हूँ। चलो अच्छी बात है। खैर जी, कैसी लगी आप लोगों को हमारी आज की स्टोरी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा वेट कर लिया करें, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं बाद में फिर कह रहा हूँ, kashif.akh पे डायरेक्ट आप मैसेज कर लिया करें, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद भी जो है, ये डॉक्टर वो वाले नहीं है ना, जिन्नाती डॉक्टर, तो ये उस फील्ड से भी हैं, मतलब एक्चुअली 10,000 काम कर रहा होता हूँ। MBBS डॉक्टर भी हैं, कहीं पर जॉब भी करते हैं। तो जब उनको मसरूफियात, जब वो फ्री होते हैं तो फिर वो आपके मैसेज का रिप्लाई भी कर देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, आपके सवालात का जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मतलब वो उसी वक्त इंडिया पहुंच जाएं और अमेरिका पहुंच जाएं और ये हो जाए। तो वो कुछ यार, आपको वैसे बस बता सकते हैं। इंडिया वाला एक केस बड़ा जबरदस्त हुआ था। इंडिया से याद आया कि शायद मैंने स्टोरी में शेयर किया था कि मैं कहीं बैठ के खाना खा रहा था और कॉल्स पर कॉल्स आए इंस्टा पर। मैंने एक बार रिसीव नहीं किया, दूसरी बार कॉल आई, मैंने रिसीव नहीं किया। मैंने कहा यार मैं कहीं बैठा हुआ हूँ, खाना खा रहा हूँ। फिर दोबारा कॉल आई, आखिर में मजबूर हो गया मैंने मजबूरी में उठा के, मुझे नहीं पता था इंडिया से कॉल है। मैंने फ़ोन उठाया तो अगला आगे से ना एक बंदा चीख रहा है परेशानी की हालत में, काशिफ भाई मेरी मदद फरमाओ, काशिफ भाई मेरी ये मदद तो आपने फरमाओ। बताया भी था हाँ। पहले। हाँ, मैंने कहा क्या मदद भाई, मैं क्या कर सकता हूँ? बोला काशिफ भाई इस तरीके से जो है ना वो जिन्नात हैं और इस तरीके से चीज़ें हैं, मुझे घर नहीं जाने दे रहे और आप मेरी मदद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने उसको कुछ मैसेज दिए। मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम ये ज़ोर ज़ोर से बोलो तो सब सही हो जाएगा। उसने वो कहना शुरू कर दिया, मैंने फ़ोन रख दिया। अच्छा, थोड़ी देर के बाद दोबारा कॉल आ गई। मैंने कॉल उठाया तो वो बंदा हाँफ रहा है और क्या हो गया? काशिफ भाई आपकी बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा अच्छा, मैंने क्या किया? क्या लगा वो एक गाड़ी आ गई, उसमें एक बंदा था, उसने मुझे बिठाया और मुझे वहाँ से अपने घर तक ड्रॉप किया उसने। तो मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, तो मुझे उसने कहा कि मेरा शुक्रिया अदा नहीं करो, डॉक्टर काशिफ का शुक्रिया अदा करो। तो क्या लगा ये उसने बोला और उसके बाद वो गायब हो गया। तो काशिफ भाई मैं तो मान गया आपको यार। मैंने कहा भाई ये मानने या ना मानने की बात नहीं है, हो सकता है आपकी किसी ने मदद कर ली हो। तो क्या लगा यार मदद, और वो ये कह के कि डॉक्टर काशिफ का शुक्रिया अदा करो, तो ये फिर एक अजीब ही बात हो जाती है। मेरा घर पहुंच गया, बोला हाँ पहुंच गया। मैंने कहा चलो आराम करो। तो खैर ये है कि आप कॉल्स या वीडियो कॉल से बेहतर है कि आप एक मैसेज, टेक्स्ट मैसेज या ऑडियो मैसेज ड्रॉप कर दिया करें। इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब आपकी, भाई वो कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, वो खुद भी कहते हैं, वो कोई आमिल नहीं है। और वो ये होगा कि आपको कुछ पढ़ने के लिए दे देंगे, तो वो उससे कुछ आपके लिए अफाका हो जाएगा उसके लिए, लेकिन बाकी जो अल्लाह की रज़ा। चलो जी, हम लेंगे आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारी तरफ से सी या बाय, अल्लाह हाफिज़।